आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।
जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं, गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं। ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मजदूर से लेकर किसान और गाड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक सबको कमाई के नए मौके मिले हैं। इससे उस समाज को सबसे अधिक फायदा हो रहा है जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। अभी जब इन माताओं बहनों को मैं घर की चाबी दे रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष नजर आ रहा था, उनमें जो नया आत्मविश्वास दिख रहा था,
वो वाकई इन गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा का कारण बन जाता है। और इसी लक्ष्य के साथ बीते दशक में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए गए हैं। बिहार में भी अब तक 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये घर गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा परिवार, ऐसे समाज के वंचित परिवारों को मिले हैं। आने वाले सालों में 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को मिलने जा रहे हैं। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देश भर के 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। इसमें भी 3.5 लाख लाभ। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth.
India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે બિહારના મધુબનીમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિની સાથે તેમણે એ પણ કહ્યું કે એક પણ આતંકીને છોડવામાં નહીં આવે। હિન્દીમાં તો તે બોલ્યા, તેમણે સાથે જ અંગ્રેજીમાં પણ કહ્યું ને આખા વિશ્વને કહી દીધું કે હવે ભારત જડબાતોડ જવાબ આપવાનું છે, એક પણ આતંકીને છોડવામાં નહીં આવે। એક એક આતંકીને આપણે પકડીને જવાબ આપીશું। જે હરકત કરવામાં આવી છે એ આખા ભારતીયો છે, આખો ભારત દેશ છે તેનાથી અત્યારે રોષે ભરાયેલો છે, ગુસ્સે છે અને જવાબ અમે ચોક્કસ આપવાના છે। આતંકવાદની કમર તોડીને જ રહીશું અને જડબાતોડ જવાબ આપીશું। આતંકીઓને એમની કલ્પના પણ નહીં હોય કે તેમની સાથે શું થશે તેવી સજા અમે તેમને આપવાના છું। કારણ કે જે મંગળવારે બનાવ બન્યો હતો ત્યારબાદ આખા દેશમાં ગમગીની ફેલાયેલી છે। ચારે તરફથી રોકકળના અવાજો સંભળાઈ રહ્યા છે। દરેક જગ્યાએ રોષની લાગણીઓ ફેલાઈ રહી છે। ગુજરાતના 3 વ્યક્તિઓના પણ આ ઘટનામાં મોત થઈ ગયા છે। ત્યારે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બિહારના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા। મધુબનીમાં તેમણે સંબોધન કર્યું। પોતાના સંબોધનની શરૂઆત કરતા તેમણે પહેલા તો સૌથી પહેલા મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી અને ત્યારબાદ તેમણે જે રોષ હતો, પોતાની અંદર પણ રહેલો રોષ હતો, એ સ્ટેજ ઉપર તેમના સંબોધનમાં જોવા મળ્યો હતો અને તેમણે કહ્યું હતું કે જે આતંકીઓએ આ ઘિનોની હરકત કરી છે તેમને બક્ષવામાં નહીં આવે। એક એક આતંકીને શોધીને અમે તેમને મારવાના છું। એમની કમર તૂટી જશે એવો માર અમે તેમને આપવાના છું। 140 કરોડ ભારતીયોની ઈચ્છા શક્તિ આતંકીઓની કમર તોડવાની છે, તેમને મોતે ઘાટ ઉતારવાની છે અને ભારત કરીને જ રહેશે। અત્યાર સુધીમાં પાકિસ્તાન સામે અનેક નિયમો પણ લાદી દેવામાં આવ્યા છે। મોટા 5 નિર્ણયો પણ ભારત તરફથી લેવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આજે જાહેર મંચ પરથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહી દીધું છે કે એક પણ આતંકીને બક્ષવામાં નહીં આવે। જે પહલગામમાં આતંકી હુમલો થયો છે ત્યારબાદ આખા દેશમાં રોષની લાગણી છે। આજે જ 3 જ ગુજરાતીઓના મોત થયા છે, તેમને અંતિમ વિદાય પણ આપવામાં આવી છે। ભાવનગરમાં પિતા પુત્ર બંનેના મોત થયા। અશ્રુભીની આંખો સાથે પરિવારે તેમને અંતિમ વિદાય આપી। તો આ સાથે જ સુરતમાં પણ એક વ્યક્તિનું મોત થયું, તેમને પણ અંતિમ વિદાય આપી દેવામાં આવી છે। પરંતુ આ બધાને ન્યાય અપાવવા માટે હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેર મંચ પરથી કહ્યું છે કે આતંકીઓ છે તેમને મારવાના છે, તેમને પકડીને સજા આપવાની છે, તેમની કમર તોડવાની છે। ફરી એકવાર આવી કોઈ ઘટના ન બને, આવું કંઈ પણ ન કરે તેવો સબક હવે ભારત તેમને શીખવાડવાનું છે। અને અંગ્રેજીમાં પણ તેમણે કહ્યું છે આખા વિશ્વને સમજાય કે હવે ભારત શું કરવાનું છે, તે માટે તેમણે મંચ પરથી અંગ્રેજીમાં સંબોધન કર્યું હતું। તો મંગળવારના દિવસે જે ઘટના બની હતી પહલગામમાં, જે આતંકવાદીઓએ પ્રવાસીઓ ગયા હતા, જે નિર્દોષ લોકો હતા, જેમનો કોઈ વાંક જ નહોતો, તેવા લોકોને માર્યા હતા। ત્યાં 400 થી 500 લોકો હતા, તે બધાની જ વચ્ચે ધડાધડ ગોળીઓ વરસાવી હતી ને 23 થી 24 લોકો જે નિર્દોષ હતા, જેમનો કોઈ વાંક નહોતો, જે માત્ર ફરવા ગયા હતા,
જેને સ્વર્ગ કહેવાય છે એવા કાશ્મીરને જોવા માટે ગયા હતા. તેમને ખબર પણ નહોતી કે તેમની સાથે શું થશે અને આતંકીઓ ગમે ક્યાંકથી આવ્યા અને ધડાધડ તેમના ઉપર ગોળીઓ વરસાવીને તેમના મોત થઈ ગયા. મૃતકોને અંતિમ વિદાય તો આપી દેવામાં આવી છે. પરિવાર અત્યારે અશ્રુબાટ પરિવારે તેમને વિદાય તો આપી દીધી છે, પરંતુ એ યાદોને નથી ભૂલી શકતા. એક પરિવાર જે ભાવનગરનો હતો, માતા પિતા સાથે એમનો દીકરો પણ ત્યાં પ્રવાસે ગયો હતો અને તેમાંથી પિતા પુત્રના મોત થઈ ગયા. માતાએ એમની આગળ જે આંખોમાં કદાચ જે દ્રશ્યો હશે કદાચ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે કે એમના પુત્રને અને એમના પતિને એમની આંખોની સામે જેણે ગોળીઓ મારી દીધી હતી. હવે આનો જવાબ તો ભારત જરૂર આપશે.